ये क्या है? ये तेरे घर के ही कागजात है ना? तेरा घर मेरे पास गिरवी है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो 6 महीने पहले तेरा बेटा आया था मेरे पास, घर के कागजात दिए और उधार में बहुत सारा पैसा ले गया। उसके बाद कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है और सोनिया कहती है, माँ देखो बारिश रुक गई, अब जल्दी ही धूप आ जाएगी। पर हमारे घर का हाल तो बहुत बुरा हो गया, हर तरफ मिट्टी से कीचड़ ही कीचड़ हो गया। कहाँ क्या हुआ बहू? बिल्कुल तो ठीक है, और वैसे भी थोड़ी दूर की बात है। फिर देख बिल्कुल बढ़िया सड़क है। तू भी ना, तेरे ऊपर जरा सी मिट्टी लग जाए तो दिक्कत हो जाती है। शकुंतला काफी समय से नोटिस कर रही थी कि उसकी बहू के लक्षण बड़े अजीब हैं और अपनी बहू की हरकतों को देखकर एक रोज शकुंतला अपनी बहू से कहती है, बहू, तुझे देखकर ऐसा क्यों लगता है कि तुझमें औरतों वाले या लड़कियों वाले कोई लक्षण ही नहीं है? आपके कहने का क्या मतलब है माँ जी? और ऐसा भी क्या देख लिया आपने मुझ में जो ऐसी बात कर रही हैं आप? मैं तो तेरी उन हरकतों के बारे में बता रही हूँ। जिस वक्त मोहल्ले की औरतें तुझे देखने आई थी, तू बिना घूंघट घूम रही थी, यहाँ तक कि तेरे सर पे पल्लू भी नहीं था। माँ जी, हम लोग आज के समय में जी रहे हैं और आज की लड़कियाँ सर पर पल्लू रख के नहीं घूमती हैं, बल्कि कितनी ज्यादा मॉडर्न हो गई हैं। वो तो मर्दों के कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन समाज, घर, बड़े बुजुर्ग, इनकी भी तो कोई मान मर्यादा होती है ना, और वो हमें रखनी पड़ती है। माँ जी, आप भी ना पुराने ख्यालातों वाली बातें करती हैं, तभी तो ये सब बोल रही हैं। ऐसे ही समय बीत रहा होता है। शकुंतला अपने बेटे रोहित को कई बार कह चुकी थी कि वो अपनी पत्नी को समझाए, उसमें थोड़े औरतों वाले लक्षण आए, वरना उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसने बहू नहीं बल्कि दूसरा बेटा ब्याह लिया हो। एक रोज सुबह सुबह शकुंतला की पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे शकुंतला, तूने तो पूरे मोहल्ले में नाक कटवा कर रख दिया। कैसी बहू ले आई है? और तेरा बेटा तो ऐसा ना था। अब क्या कर दिया मेरे बेटे ने ऐसा? वो बेचारा तो घर में है। तेरा बेटा घर में है और तेरी बहू कहाँ है फिर? अरे अभी अभी मैं अपने आँखों से देख कर आ रही हूँ, दोनों पार्क में घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और तो और तेरी बहू ने तेरे बेटे वाले कपड़े पहन रखे हैं। उसे देखकर तो मुझे लगा ना जाने तेरे बेटे के साथ कौन है। कैसी बातें कर रही है? जो 10 बजे से पहले उठती नहीं है, तो उसे कह रही कि वो घूमने गई हुई है। रुक, अभी देखती हूँ मैं। हाँ, देख ले। विमला की निगाहों पर शक करना खुद पर शक करने जैसा है। शकुंतला विमला के कहने पर अपनी बहू के कमरे में जाती है तो देखती है कि बहू कमरे में है ही नहीं। ऐसे में विमला शकुंतला से कहती है, देख लिया ना, हो गई मन को तसल्ली। जब मैं कह रही हूँ तेरी बहू वहाँ लड़कों वाले कपड़े पहनकर, तो तुझे लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ। अरे विमला, इसने तो मेरी पूरे मोहल्ले में नाक कटवा रखी है। कितनी बार कहा है इसे, अभी इसकी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ है। अपनी हरकतों पे ध्यान दे। लेकिन नहीं, इसकी हरकतें तो दिन पर दिन बिगड़ती जा रही हैं। आदमियों की तरह कपड़े पहनना, बैठना, चलना, खाना पीना, सब कुछ। अरे जब लड़की देखने गई थी तो क्या देख कर आई थी? बस तुझे जिंदा लड़की चाहिए थी बहू बनाने के लिए। अरे विमला, तो जानती है, अगर जल्दबाजी में मैंने अपने बेटे की शादी नहीं करवाई होती तो वो किसी मुस्लिम लड़की से शादी कर लेता, फिर तो मेरी और भी ज्यादा बदनामी होती। हे भगवान शकुंतला, तेरी तो किस्मत ही फूट गई। लेकिन जब तेरे बेटे को ही इन सब चीजों से परवाह नहीं है, तो तेरी बहू को तो तू बिल्कुल भी कुछ नहीं कह सकती है। आज आने दे दोनों को, उन दोनों की तो मैं अच्छे से खबर लेती हूँ। शकुंतला विमला के लिए चाय बनाती है और दोनों सोफे पर बैठकर चाय पी ही रहे होते हैं। तभी चंपा और रोहित का आना होता है। रस्सा कूदने में आज तो मजा ही आ गया। अभी धीरे धीरे ना तुम्हें आदत हो जाएगी, और जैसे जैसे तुम्हें आदत होती जाएगी तुम और अच्छे से एक्सरसाइज कर पाओगी और तुम्हारी बॉडी भी बन जाएगी। हाँ, मुझे ऐसी वैसी बॉडी नहीं, बल्कि मुझे तो ऐसी बॉडी चाहिए कि जिसे देखकर सब कहे क्या सॉलिड बॉडी है। अगर एक बार किसी को पकड़ लो ना, तो बस उसकी सांसें रुक जाए। अरे बहू, क्या बात है? जहाँ बहुएं किचन में खाना बनाते हुए अपनी सास की सेवा करते हुए अच्छी लगती है, वहाँ आजकल की बहुएं बॉडी बनाने, लड़के जैसे कपड़े पहनने, इन सब पे ज्यादा ध्यान दे रही हैं। क्यों बहू, कुछ गलत तो नहीं कह रही ना मैं? अरे माँ, अच्छा तो है। अगर इसकी बॉडी बन जाएगी ना तो चंपा का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा मोहल्ले में। क्यों नहीं? इसे तो तू अखाड़े में पहलवानी करवाई हो। अरे छोड़, तेरे अंदर लाज भी है कि नहीं? अरे अपनी पत्नी को अपना पैंट कमीज पहनाकर पार्क में दौड़ा रहा था। अरे अभी अभी तो तेरी शादी हुई है।
अरे विमला, तू भी किससे समझा रही है जो पहले से ही ना समझ है? अरे इसके अंदर समझ होती तो तुझे क्या लगता है मैं बहू को ऐसे ही समझा रही होती? ऐसा भी क्या कर दिया माँ? आजकल के लोग कितने मॉडर्न हैं और आप ये पुराने जमाने में जी रही हो। ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। अपनी बीवी को बोल जाकर कि घर का काम करेगी। जैसा तू वैसे तेरी बीवी मिली है, नाक में दम कर रखा है दोनों ने मेरे। चंपा को अपनी सास की बातों का कोई असर नहीं होता और उस दिन उसकी हरकतों में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। ऐसे में शकुंतला और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और एक दिन तो शकुंतला बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है जब शकुंतला की बहू चंपा लड़कों की तरह बाल कटवाकर घर में आती है। क्या बात है, आज ऑफिस से तू जल्दी कैसे आ गया? अरे शकुंतला, अब की बार तो तेरी बहू ने हद ही कर दिया। ये क्या देख रही हूँ मैं, हे भगवान। ऐसा भी क्या कर दिया मेरे बेटे ने जो तुम मेरे बेटे को देखकर ऐसी बातें कर रही हो? कहाँ है तेरा बेटा? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। अरे अकल से अंधी, सामने तो खड़ा है मेरा बेटा। तू भी ना कैसी बातें कर रही है? सुबह सुबह कौन सा नशा करके बैठी है? अरे सामने तो तेरी बहू तो है कम से कम, लेकिन तेरा बेटा तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। और तेरी बहू ने ये क्या लड़कों की तरह बाल कटवा लिए हैं? इसे देखकर तो मेरी हंसी नहीं रुक रही है। क्या कह रही है तू? मेरी बहू? इतना कहने के बाद शकुंतला जैसे ही सामने से अपनी बहू को देखती है तो वो हैरान रह जाती है और अपना सर पीटने लग जाती है। अरे बहू, ये क्या किया तूने? तुझे किसने कहा था कि लड़कों की तरह बाल कटवाने के लिए? तूने लड़कों की तरह कपड़े पहना तो भी मैंने कुछ नहीं बोला, खाना पीना सब कुछ रखा तो भी मैंने कुछ नहीं बोला। अब तूने ये क्या कर लिया? तूने लड़कों की तरह बाल क्यों कटवा लिए? क्यों माँ जी, मेरा हेयर कट आपको पसंद नहीं आया क्या? आपको पता भी है सारे मोहल्ले वाले मेरे हेयर कट की कितनी तारीफ कर रहे हैं। आप मोहल्ले वालों से खुद ही पूछ लीजिए। अच्छा, इसका मतलब ये है कि तू इस चाल चलन के साथ बाहर से भी आ गई है? अरे तूने तो मेरी पूरे मोहल्ले में बदनामी करवा दी है। अब तो लोगों को भी शक हो रहा है कि मैंने अपने बेटे की शादी किसी लड़की से नहीं बल्कि किसी लड़के से करी है। ये तो तू सही कह रही है। कल मुझे कांता कह रही थी कि शकुंतला अपने बेटे के लिए बहू लाई है या फिर भाई। सुन रही है ना, लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं तेरे बारे में। तुझे शर्म नहीं आ रही है क्या? चंपा अपनी सास और पड़ोसन की बातें सुन रही थी, लेकिन उससे उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि सारा मोहल्ला तो पहले ही चंपा की हंसी उड़ा चुका था। कुछ देर बाद शकुंतला अपने बेटे के ऑफिस से आने का इंतजार करने लगती है। आज आने दे रोहित को, तुझे और उसे दोनों को घर से निकालती हूँ। उसके बाद देखती हूँ कि तुम दोनों अपनी मनमानी कैसे करते हो। क्या बात है माँ, आप इतने गुस्से में क्यों हो? कोई बात है क्या? सब ठीक तो है ना? आपने ही तो मुझे कहा था कि गर्मी में बाल छोटे करवा लो। अब मैंने छोटे बाल करवा लिए तो माँ जी को गुस्सा आ रहा है और वो मुझ पर चिल्ला रही हैं। ना जाने कब से मुझे बस सुनाए ही जा रही हैं। माँ, आप बिना बिना बात के कलेश करती रहती हो। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो ये तो आपकी दिक्कत है ना। इसमें मेरी या चंपा की क्या गलती है? तू इतना नासमझ कैसे हो सकता है? तुझे पता है ना, आज पड़ोस रिश्तेदार सब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। शकुंतला की बहू के चाल चलन बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। माँ, लोग तो कुछ भी बोलते हैं, उनकी कौन सुनता है। अगर आपको ना चंपा पसंद नहीं है तो साफ साफ बता दो, मैं चंपा को लेकर घर छोड़कर चला जाऊंगा। अगर ऐसा है तो तू अभी इसी वक्त घर छोड़ के जा सकता है। मैं भी देखती हूँ आखिर तू अपने घर को छोड़ के कितने दिन बाहर रहता है, वरना अपनी और अपनी पत्नी की हरकतों को सुधार ले। रोहित अपनी माँ की बात सुनकर चंपा को लेकर उसके मायके चला जाता है और इधर शकुंतला भी अपने बेटे बहू को फोन नहीं करती। लेकिन जब उन्हें एहसास होता है कि उनके घर जैसा भी है बेस्ट है तो वो अपने घर वापस आ जाते हैं और चंपा अपनी चाल चलन में सुधार करती है। ये कहानी है रामवती की, जो अपने बेटे बहू के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन रामवती बाहर से अपने घर आती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी बहू और बेटे ने अपना सामान पैक किया हुआ है। बेटा राजीव, तू बहू के साथ कहीं जा रहा है क्या? वो माँ, आपसे ना हो पाएगा माँ जी। हम लोग शहर जा रहे हैं, हमने सारा सामान पैक कर लिया है। अब आप भी अपना सामान पैक करो और चलो हमारे साथ। लेकिन बहू क्यों? तुम लोग इस गांव को छोड़कर क्यों जाओगे? वो इसीलिए माँ जी, क्योंकि हम इस गांव में नहीं रह सकते और यहाँ पे वैसे भी किसी को बात करने का ना कोई तौर तरीका है ही नहीं, ना ही खाने का है और ना ही रहने का लहजा है। हम यहाँ रहेंगे तो मेरे होने वाले बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? वो भी यहाँ की बदतमीजों वाली भाषा सीखेगा। इसलिए हमने फैसला ले लिया है कि हम यहाँ नहीं बल्कि शहर में रहेंगे।
बहू, यहाँ से हम कहीं नहीं जा रहे हैं। अरे गांव में लोग हैं, कल को अगर कुछ होता है तो गांव में सभी लोग एकजुट हो जाते हैं, लेकिन शहर में ऐसा नहीं है। वहाँ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसा आपको लगता है माँ जी? और हाँ, जितनी कमाई यहाँ है ना, उससे कई ज्यादा कमाई तो शहर में है, इसीलिए हम जा रहे हैं। और अगर आपको यहाँ रहना है ना, तो फिर आप यहाँ शौक से रहिए। और राजीव जी तो यहाँ रहेंगे नहीं, क्योंकि हम तो शहर जा रहे हैं। क्योंकि अब बात हमारी नहीं बल्कि हमारे बच्चे की है, और मैं अपने बच्चे का भविष्य यहाँ बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ अगले 20 साल में मेरा बच्चा अच्छे मुकाम पर हो, न कि किसी गांव के गवार लोगों की तरह हो। राजीव बेटा, तू बहू को कुछ समझाता क्यों नहीं है? अरे तुम यहाँ से जाने की बात कर रहे हो, यहाँ तो तुम्हारा बचपन गुजरा है। अरे तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी? मेरे पास तुम्हारे अलावा है ही कौन बेटा? हाँ माँ, यहाँ मेरा बचपन गुजरा है, लेकिन अब समय बदल रहा है। गांव चाहे कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, पर वो रहता तो गांव है ना माँ। और वैसे भी अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा हमारे पास, ना जमीन ना घर। सारी जमीन तो बाबा के इलाज में बिक गई, और ये घर बारिश होती नहीं कि टपकने लग जाता है। माँ, अगर हम शहर जाएंगे तो वहाँ सब मिलेगा, अच्छा घर, अच्छी नौकरी, सब कुछ होगा वहाँ। अपने बेटे और बहू की बात सुनकर रामवती को ये पता चल चुका था कि अब उसके बेटे बहू इस घर में नहीं रहेंगे, और वो दोनों रामवती को भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं। लेकिन रामवती अपने बच्चों के साथ जाने के लिए मना कर देती है। ठीक है, अगर तुम्हें इस घर को छोड़कर जाना है तो तुम जा सकते हो, लेकिन मैं इस घर को छोड़ के नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये घर मेरे पति की आखिरी निशानी है, और मैं अपने पति की निशानी यूं छोड़ के नहीं जा सकती। माँ, ये घर खराब हो चुका है, हम इसको बेचकर शहर में घर खरीद लेते हैं ना। देख बेटा, अगर तुझे शहर में रहना है तो रह सकता है, लेकिन ना मैं तो इस घर को छोड़ूंगी और ना मैं इस घर को बेचने दूंगी। सुन लिया ना आपने माँ जी का जवाब? मैं तो कह ही रही थी कि माँ जी कहीं नहीं जाएंगी। यहाँ रो धोकर हमारा टाइम बर्बाद कर दिया इन्होंने। अब चलो, बस का समय हो रहा है, अगर अभी नहीं निकले ना तो बस छूट जाएगी हमारी। इस तरह राजीव अपनी पत्नी के साथ अपनी माँ रामवती को अकेला छोड़कर चला जाता है, तो वहीं रामवती अपने घर में अकेली रह जाती है। हे भगवान, आखिर तू मुझे किस जन्म की सजा दे रहा है? मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए जिसकी सजा मुझे अब मिल रही है? पहले तूने मेरे पति को मुझसे छीन लिया, और अब मेरा बेटा भी मुझे छोड़ के जा रहा है। रामवती अब पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी। उसे देख रेख करने वाला कोई नहीं बचा था। उसे अपने बेटे के जाने का काफी दुख था, इसलिए वो अपनी सहेली नीलम के पास जाती है और उसे आवाज लगाती है। नीलम, ओ नीलम, कहाँ है? मुझे तेरी जरूरत है। क्या हुआ रामवती, तेरी आंखों में ये आंसू क्यों है? अब क्या बताओ नीलम, मन तो कर रहा है कहीं जाके खुदकुशी कर लूं। पागल हो गई है क्या तू? ये कैसी बात कर रही है तू? बता क्या हुआ? नीलम की बात सुनकर रामवती उसे सारी बात बता देती है। अरे पता नहीं है आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। जिस माँ बाप ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उन्हें छोड़कर वो चले जाते हैं। नीलम, अगर मुझे पता होता कि बच्चों को शहर भेज के माँ बाप खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, तो मैं सच में कभी भी राजीव को शहर नहीं भेजती। मैंने इसके बाबा से लड़ झगड़ के इसको शहर भेज के पढ़ाया लिखाया, और इसने क्या किया, शहर की लड़की से शादी कर ली। लेकिन फिर भी मैंने इसे कुछ नहीं कहा। नेहा बहू को अपना लिया, लेकिन अब देख। कोई बात नहीं रामवती, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। नहीं नीलम, मैं तेरा सहारा ज्यादा दिन नहीं ले सकती, क्योंकि तेरा भी तो घर है ना। वैसे रामवती, मुझे तो तेरी बहुत चिंता हो रही है। कैसे करेगी तू अपना गुजारा? कैसे चलेगा तेरा खर्चा पानी? यही सोचकर तो मैं पागल हुई जा रही हूँ। तू क्या करेगी? हाँ, तू एक काम क्यों नहीं करती?
तू अपने हाथों के बने हुए समोसे क्यों नहीं बेचती? मुझे वो दिन भी याद है जब भाई साहब जिंदा थे और तू समोसे बनाया करती थी और भाई साहब उसे बाजारों में जाकर बेचा करते थे। अरे वो दिन भी क्या दिन थे। हाँ तो तू एक काम करना, तू फिर से समोसे बनाकर बेचना शुरू कर दे। हाँ नीलम, तू बिल्कुल सही कह रही है। जीवन व्यतीत करने के लिए मुझे समोसों का काम दोबारा शुरू करना होगा। देख बहन, तू हिम्मत मत हार। तू दुनिया को दिखा दे कि हम इस उम्र में भी कुछ कर सकते हैं और तू उनको ये बता दे कि हमें उनकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर उन्हें मदद चाहिए ना तो वो आ सकते हैं। और हाँ, अगर तुझे मेरी कोई भी मदद की जरूरत हो ना तो तू कभी भी हिचकिचाइयो मत। नीलम की बात सुनकर रामवती को हौसला आता है, जिसके बाद वो अपने घर जाती है और समोसे बनाने का सामान निकाल कर उसे साफ करती है। आज की सुबह रामवती के लिए नई रोशनी लाने वाली थी। रामवती अपने समोसे का ठेला लिए बाहर गांव में एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है और समोसे बनाने लगती है। समोसे की खुशबू गांव में फैल जाती है। तभी वहां गांव का एक आदमी भागते हुए उसके पास आता है। तुम रामवती बहन ही हो ना, जो भाई साहब के साथ मिलकर समोसे बनाया करती थी? जी हाँ, मैं रामवती हूँ। बहन, आज तुम्हें समोसे बनाता देख खुशी भी हो रही है और अचंभा भी हो रहा है। आप मुझे नहीं जानती हैं, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ बहन। पता नहीं आपको याद भी है या फिर नहीं, पर आपकी दुकान से मैं हर रोज 4 से 5 समोसे जरूर खाया करता था। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई साहब, आप सही कह रहे हैं, मैंने आपको पहचाना नहीं। अब ये सब छोड़ो बहन, तुम मुझे जल्दी से बताओ कि 4 समोसे कितनी देर में खिला दोगी, क्योंकि तुम्हारे हाथ के समोसे खाए हुए मुझे बड़ा समय हो गया है। उस आदमी के मुंह से अपने समोसों की तारीफ सुनकर रामवती को काफी अच्छा लगता है और वो उस आदमी को समोसे देती है। वाह बहन, तुमने तो समोसे बहुत ही अच्छे बनाए हैं। भले ही समय हो गया हो, लेकिन तुम्हारे हाथों का स्वाद बिल्कुल नहीं बदला। अच्छा ये बात है भैया, अब मैं हमेशा ही समोसों का ठेला लगाऊंगी। तो ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही समोसे खाने के लिए आऊंगा। इस तरह अब वो आदमी बड़े ही स्वाद के साथ समोसे खाने लगता है। समय गुजरता है और देखते ही देखते 6 महीने गुजर जाते हैं। अब रामवती के समोसे काफी बिकने लगते हैं, साथ ही उसकी कमाई भी अच्छी होने लगती है। इस तरह रामवती दिन दोगुनी रात चौगुनी करने लगती है। अब मुझे पता चला कि माँ बाप को दुखी कर कर हम कभी खुश नहीं रह सकते। मैं शहर के लालच में राजीव को यहाँ लेकर तो आ गई। अब लगता है कि माँ जी सही थी, यहाँ पर किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। नेहा, तुम परेशान मत हो, मैं आज ही दवाई लेकर आता हूँ और बाहर कहीं काम ढूंढता हूँ। ये आप कैसी बातें करते हो राजीव जी? आप उठने की हालत में नहीं हो, फिर भी आप बाहर जाकर काम करने को कह रहे हो। तो और क्या करूँ, तुम भी तो गर्भवती हो और इस हालात में तुम बाहर भी नहीं जा सकती। नहीं राजीव जी, आप कहीं नहीं जाओगे। और रही बात काम करने की, तो मैं देख लूंगी। जब आप ठीक होंगे ना, तभी आप घर से बाहर जाएंगे। नेहा की बात सुनकर राजीव की आंखों से आंसू नहीं रुकते। समय बीतता है और आखिरकार नेहा को एक घर में साफ सफाई का काम मिल जाता है। रामवती हर दिन की तरह आज भी अपना ठेला लगाए समोसे बेच रही होती है कि तभी वहाँ पुलिस आती है और रामवती से, क्यों माता, किससे पूछकर यहाँ ठेला लगा रही है? किससे पूछ के ठेला लगा रही हूँ, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? मैं यहाँ आज से नहीं बल्कि काफी समय से ठेला लगा रही हूँ। अरे आज के बाद तेरा ये ठेला यहाँ नहीं लगना चाहिए। अगर तूने दोबारा ये ठेला यहाँ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन तुम मुझे यहाँ ठेला लगाने से क्यों रोक रहे हो? क्योंकि इसको मैंने कहा था ऐसा करने को। सरपंच तू? हाँ मैं। अच्छा है, तुझे मेरा नाम तो याद है। अब ये बता, बाकी भी चीजें तुझे याद है या मैं याद दिलाऊं? मुझे सब कुछ याद आया सरपंच। किस तरह से मेरे पति के बीमार होने पर मैंने तुझसे कर्जा लिया था और तेरा कर्जा चुकाने के पीछे मैंने अपनी जमीन तक बेच दी थी, पर तू भूल गया।
सरपंच की किस तरह मैंने तेरे मुंह पे तेरा पैसा मारा था। हाँ, मुझे सब याद है कि तूने किस तरह से जमीन बेचकर मुझे मेरे पैसे लौटाए थे। तो फिर तू यहाँ आया क्यों है? अक्सर किसी न किसी चीज का बकाया रह जाता है। तुझे जानना है ना कौन से कर्जे की बात कर रहा हूँ? ये क्या है? ये तेरे घर के ही कागजात है ना। तेरा घर मेरे पास गिरवी है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो 6 महीने पहले तेरा बेटा आया था मेरे पास, घर के कागजात दिए और उधार में बहुत सारा पैसा ले गया। उसके बाद उसने ये कहा कि जब वो पैसा दे देगा तो मैं उसे उसका घर वापस कर दूं। मैंने भी हामी भर दी, लेकिन 6 महीने हो चुके हैं, अभी तक मुझे मेरा पैसा नहीं मिला। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि तू भी समोसे बेचकर पैसा कमा रही है, तो मैंने सोचा तेरे बेटे का तो पता नहीं, तेरे से ही पैसे ले लेता हूँ। क्या पता कल को तू निपट गई तो मेरा कर्जा ऐसा ही रह जाएगा। रामवती के बेटे ने उसका घर गिरवे रख दिया था। ये सुनकर मानो रामवती के ऊपर एक बार फिर से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। पर क्योंकि इन 6 महीनों में उसने अपनी अच्छी कमाई कर ली थी, इसलिए वो अपनी सेविंग से पैसे निकालकर सरपंच का कर्जा चुका देती है। अब तेरा कोई कर्जा नहीं है मुझ पे। अब दोबारा मुझे परेशान करने मत आना। हाँ, ठीक है। इस तरह सरपंच पुलिस को लेकर वापस चला जाता है। लेकिन रामवती अभी भी सोच में पड़ी थी कि आखिर उसके बेटे ने उसका घर गिरवी क्यों रखा था। आखिर राजीव ने मुझसे बिना पूछे घर को गिरवी क्यों रखा? मुझे अपने सभी सवालों का जवाब तभी पता लगेगा जब मैं राजीव से बात करूंगी। इस तरह शाम को रामवती अपनी सहेली नीलम के पास जाकर उसको सारी बात बताकर कहती है, नीलम, जरा राजीव को फोन तो कर, आखिर उसने किससे पूछ के ये कागज गिरवी रखे थे। इस तरह नीलम राजीव को फोन लगाकर रामवती को फोन दे देती है, जिसके बाद रामवती को अपने बेटे के हालातों के बारे में पता चलता है। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन हमें लगा था कि आप हमारे साथ शहर आ जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तेरे सारे पैसे चुका देता माँ, लेकिन आज तेरे बेटे की हालत बहुत खराब है। इस तरह राजीव अपनी माँ को सारी बात बता देता है और उसकी कंडीशन जानने के बाद रामवती अपने बेटे को पैसे भेजती है और उन पैसों से वो अपना इलाज कराकर वापस अपनी पत्नी के साथ गांव आ जाता है और अपनी माँ से माफी मांगता है। माँ जी, हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं, गलती बच्चों से ही होती है और बच्चा चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, वो अपनी माँ के लिए हमेशा छोटा ही रहता है। अब मुझसे माफी मत मांगो, बस एक वादा करो कि आगे से तुम अपनी माँ को कभी छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। नेहा और राजीव रामवती को वादा देते हैं कि आगे से वो फिर कभी उसे छोड़कर नहीं जाएंगे। इस तरह राजीव अपनी माँ के साथ समोसे बेचने के काम में लग जाता है और कुछ ही समय में नेहा एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और इस तरह रामवती का परिवार अब पूरा हो चुका था। मेघापुर गांव में काली घटा छाई हुई थी। तेज तेज ठंडी हवा चल रही थी। सभी लोग जल्दी जल्दी अपना काम समेट रहे थे। राधा भी जल्दी से आंगन में बने चूल्हे को ढकती है और आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, हे भगवान, लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। अभी 2 दिन ही तो हुए हैं घर में लिपाई किए, ठीक से सूखी भी नहीं है और अब अगर बारिश आ गई तो सब बह जाएगा। इतना कहकर राधा फटाफट से बाकी का काम खत्म करती है। तभी उसकी बेटी सोनिया उसके पास आकर कहती है, माँ देखो ना, बाहर कितने काले बादल छाए हैं, लगता है जोरों की बारिश होने वाली है। मैं तो बारिश के पानी में खूब नहाऊंगी। बेटा, ज्यादा नहीं आएगी तो बीमार हो जाएगी, वैसे भी तुझे सर्दी जल्दी लग जाती है। राधा इतना बोल ही रही थी कि तभी जोर से बादलों के गड़गड़ाने की आवाज आती है और टिप टिप बारिश की बूंदें बरसना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे बारिश तेज होती है।
जिसे देखकर राधा कहती है, हे भगवान, ये बारिश तो तेज होती जा रही है, हमारा मिट्टी का घर तो बह जाएगा। भगवान, हम गरीबों पर और हमारे मिट्टी के घर पर थोड़ा तो रहम कर। सोनिया बेटा जल्दी कर, जितना हो सकता है चीजों को ढक दे। हाँ हाँ माँ ठीक है, पर माँ वो देखो वहाँ से पानी टपक रहा है और वहाँ से भी, और वहाँ से आप पानी रोकने के लिए बर्तन रखो, मैं सामान ढकती हूँ। राधा छत से टपकते हुए पानी को घर में फैलने से बचाने के लिए बर्तन रखती है। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है और सोनिया कहती है, माँ देखो बारिश रुक गई, अब जल्दी ही धूप आ जाएगी, पर हमारे घर का हाल तो बहुत बुरा हो गया, हर तरफ मिट्टी से कीचड़ ही कीचड़ हो गया। हाँ बेटा क्या करे, अभी 2 दिन पहले ही लिपाई की थी और बादल छाने की वजह से अच्छे से सूखी भी नहीं थी, और आज यहाँ बारिश हो गई। सारी मेहनत पर बारिश फिर गई, अब जब तक धूप नहीं आती तब तक ऐसे ही रहना पड़ेगा। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और कुछ दिनों बाद अच्छी खिलखिलाती हुई धूप निकलती है और हर तरफ बारिश की वजह से हुआ कीचड़ सूख जाता है। ऐसे ही एक शाम जब राधा का पति मोहन घर आता है तो राधा उससे कहती है, सुनिए जी, मैं कह रही थी कि छत का कुछ किया जाए, बारिश की वजह से बहुत नुकसान हो जाता है। हाँ जानता हूँ राधा, पर क्या करूँ, इतनी महंगाई में घर का खर्च ही बड़ी मुश्किल से चल पाता है। इस गरीबी में कुछ समझ ही नहीं आता है कि अपने खाने का बंदोबस्त करे या फिर अपने घर को ठीक करे। हर तरफ मुसीबत ही मुसीबत है। कोई बात नहीं राधा, बरसात आने से पहले हम कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे, जिससे कम से कम हमारा मिट्टी का घर बहने से बच जाए। जी ठीक है, चलो आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। राधा की बात सुनकर मोहन हाथ मुंह धोने चला जाता है और राधा जल्दी से सभी के लिए खाना लगाती है और सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। यूं ही वक्त गुजरता है, बारिशों का मौसम पास आने लगता है। राधा की अपनी मिट्टी के घर को लेकर चिंता बढ़ने लगती है। ऐसे ही एक दिन जहाँ मोहन मजदूरी का काम किया करता था, वहाँ उसे सीमेंट के खाली कट्टे नजर आते हैं। तभी वो अपने ठेकेदार विनोद के पास जाकर कहता है, ठेकेदार साहब, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो मोहन, क्या हुआ? साहब, यहाँ पर सीमेंट के बहुत सारे खाली कट्टे पड़े हुए हैं, क्या मैं उनको घर ले जा सकता हूँ? पर तुम उसका क्या करोगे? साहब, आप तो जानते ही हैं कि मैं एक गरीब हूँ और मेरे पास कोई पक्का घर नहीं है, एक छोटा सा मिट्टी का घर है बस। बारिश का मौसम आने वाला है, बस अपने घर को बहने से बचाने के लिए चाहिए। ठीक है मोहन, ऐसी बात है तो ले जाओ, पर देख लेना ये सब सही हालत में नहीं है, कुछ बीच बीच में से फटे भी हुए हैं। कोई बात नहीं साहब, वो सब तो मैं देख लूंगा। ठीक है मोहन, ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। इतना कहकर मोहन वहाँ से चला जाता है और शाम को अपनी मजदूरी खत्म करने के बाद वो सीमेंट के खाली कट्टे अपने साथ बांधकर अपने घर लाता है। तभी सोनिया अपने पापा को आवाज लगाकर कहती है, पापा ये सब क्या है, आप ये क्यों लेकर आए हैं? बेटा, अपने घर की रक्षा करने के लिए लेकर आए हैं। सच में पापा, पर वो कैसे? बेटा, मैं और तेरी माँ इन सीमेंट के खाली कट्टे से अपने मिट्टी के घर के कपड़े सीलेंगे, जिससे आने वाली बरसात के मौसम में घर का नुकसान होने से बच जाए। सच में पापा, मैं भी आपकी मदद करूंगी हमारे मिट्टी के घर के कपड़े बनाने के लिए। हाँ बेटा ठीक है, जरूर मदद करना। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, जिसके बाद राधा और मोहन मिलकर सीमेंट के खाली कट्टों को काट कर सीधा करते हैं और फिर सुई धागे की मदद से एक कट्टे पर दूसरा कट्टा जोड़ देते हैं और ऐसे ही जोड़ते हुए वो एक खुली सी तरपाल सिल देते हैं। तभी सोनिया कहती है, पापा अब तो हमारे घर के कपड़े भी बनकर तैयार हो गए हैं, अब तो हम अपने घर को कपड़े पहना देंगे, जिससे हमारा मिट्टी का घर बारिश में बहने से बच जाएगा। हाँ हाँ बेटा, अब हमारा मिट्टी का घर बच जाएगा। जी हमने तरपाल सिल तो लिया है, बस अब इसे लगाना है और बाकी फिर हमारी चिंता काफी हद तक कम हो जाएगी। हाँ राधा, अपने मिट्टी के घर को बचाने के लिए जितना हो सकता है हम उतना करेंगे। जी जी सही कह रहे हैं आप। इतना कहकर राधा और मोहन मिलकर अपने सीमेंट के कट्टे से बनाए हुए तरपाल से अपने घर की छत को ढक देते हैं। कुछ वक्त बीत जाता है और बरसातों का मौसम शुरू होता है, पर राधा और मोहन की मेहनत से बनी तरपाल से कुछ हद तक उनके मिट्टी के घर की रक्षा हो जाती है। कुछ दिन तो ठीक से बीतते हैं, पर कुछ वक्त बाद लगातार बारिश की वजह से तरपाल फटनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से मोहन और राधा को फिर से परेशानी थी। ऐसे ही एक रात तेज बारिश में घर की छत फिर टपकती है
और छत से टपका पानी जमीन पर सोई सोनिया पर जाकर गिरता है और तभी राधा उस टपकते पानी के नीचे खड़ी हो जाती है और सोनिया पर पानी की बूंदें गिरने से पहले रोक लेती है। ये देखकर मोहन कहता है, अरे राधा, ऐसे कब तक खड़ी रहोगी? रुको, मैं सोनिया को सरकाकर थोड़ा उधर कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, उसकी कच्ची नींद है, अभी उठ गई तो सो भी नहीं पाएगी और थोड़ा भीग जाऊंगी तो क्या हुआ, हम तो परेशानी झेल ही रहे हैं, कम से कम हमारी बच्ची तो आराम से सोए। ठीक है राधा, जैसा तुम कहो। ऐसे ही रात बीत जाती है और बारिश भी बंद होती है, पर रात भर की बारिश के बाद से तरपाल की हालत खराब हो चुकी थी और बारिश फिर से शुरू होती है और मोहन का मिट्टी का घर टपकने लगता है और कुदरत के इस कहर के आगे बेबस राधा और मोहन कुछ नहीं कर पाते। अपने घर की ऐसी हालत देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी वहाँ पर विनोद आकर कहता है, मोहन, हमें बाकी लोगों से पता चला कि तुम्हारे घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, जिस वजह से तुम काम पर भी नहीं आ पा रहे हो, इसीलिए हम यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। मदद साहब, क्या आप मेरे मिट्टी के घर को बचा सकते हैं? हाँ मोहन, तभी तो यहाँ पर आया हूँ। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मिट्टी के घर को कुछ नहीं होगा। मैंने देखा है तुम एक सच्चे और अच्छे इंसान हो। तुम्हारी मदद करके सच में दिल से मुझे बहुत खुशी होगी। इतना कहकर विनोद मोहन के कंधे पर हौसले भरा हाथ रखता है, जिसके बाद विनोद मोहन के मिट्टी के घर की छत को टीन से कवर करवाता है और साथ ही उसके घर में ईंटों का फर्श भी डलवाता है। राधा और मोहन दोनों मिलकर विनोद का हाथ जोड़कर शुक्रिया करते हैं और अब बारिश आने पर मोहन के घर की छत नहीं टपकती और ना ही घर में कीचड़ होता और मिट्टी के घर में बरसात की रात आराम से गुजरने लगती। मोहन प्रसाद जनरल स्टोर पर खड़े हुए काफी देर से दुकानदार को देखे जा रहा था। तभी दुकानदार मोहन प्रसाद से बोलता है, अरे भैया, क्या बात है, काहे टकटकी लगा रहे हो, हमारी दुकान को देखे जा रहे हो? अब तो है क्या बताए भैया। अरे शहर से हमारी साली जब से आई है ना, हमारी नाक में दम करके रखा हुआ है इसने। अरे भैया, ये साली लोग ऐसा ही होती है। अरे जब भी आती है जीजा के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है। लेकिन आपकी साली की तो उम्र हो गई है, पर इसका बचपन बिल्कुल नहीं गया। अभी तक देखो ये कितना फैशन करती रहती है। अरे भैया क्या बताए तुमको, अरे हमारी जो साली है ना, वो विदेशवा से आई है। अरे काहे झूठ बोलते हो भैया, अरे 15 दिन पहले तो ये यहीं थी। अरे हम सच कह रहे हैं भैया, हमारी साली विदेशवा गई थी, लेकिन कुछ दिनों में वापस आ गई। लेकिन जब से आई है नया नया एक्सपेरिमेंट कर रही है हमारे ऊपर। अरे हमसे तो बोला तक नहीं जाता, अब वो हम पे करती रहती है। सोचिए ना जरा हम पे क्या बीतती होगी। अरे जीना हराम करके रख दिया है उन्हें हमारा। अरे वो सब छोड़िए, एक काम कीजिए, आप हमें एक डब्बा दूध वाला दीजिए। अच्छा भैया, हम समझ गए, आपकी लुगाई को बेटा हुआ है ना, तभी तो आप दूध का डब्बा मांग रहे हो। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या भैया? अरे हमारी साली विदेशवा गई थी और वहाँ से आई है ना, तो कहती है कि वहाँ पर गाय का दूध नहीं पीते, डब्बा वाला दूध पीते हैं। तो उनके ही खातिर डब्बा वाला दूध मांग रहे हैं तुमसे। हमारी महरारू को कुनू बच्चा नहीं हुआ है, समझे? अरे अब जल्दी करो भैया, अरे उसको चाय पीनी है, देर हो गई तो हमारी महरारू हमको झाड़ू से मारेगी। अरे तुम नौटंकी बंद करो और दो ना यार जल्दी से डब्बा वाला दूध। दुकानदार मोहन प्रसाद को दूध का डब्बा दे देता है और मोहन प्रसाद उसे पैसे देकर वहाँ से पैर पटकते हुए चला जाता है और चलते हुए एक पेड़ के नीचे छांव में रुककर खुद से कहता है, अरे आजकल ना मेरे दिन ही सही नहीं चल रहे। अरे हर 10-15 दिन में मेरी साली चमेली आ जाती है और आने के बाद मेरी पत्नी को भड़का देती है और मेरी पत्नी भड़क भी जाती है। और दूसरी तरफ अब मेरी नौकरानी, अरे वो तो भुलक्कड़ है, वो हर एक चीज भूल जाती है। उसको काम दो वो कांड करती है। अब पता नहीं, अब देखता हूँ ये दूध का डब्बा उसको दूंगा तो वो क्या करेगी। इतना कहकर मोहन प्रसाद अपने घर पर चले गए, जहाँ उनकी पत्नी और साली ने बहुत ही स्टाइलिश कपड़े पहने हुए थे। अरे मीना, क्या हो गया तुमको? ये कौन से कपड़े पहन रखे हैं? अजीत, तुम ठहरे गांव की गवार, तुम्हें क्या मालूम है आजकल क्या फैशन चल रहा है? अरे मीना, जरा एक बार अपने आप को ना शीशे में देखो। अरे गौर से देखोगी पता चलेगा।
अरे कार्टून लग रही हो, कार्टून। अरे 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 मत करो ना ऐसा। अरे तुम क्यों नहीं समझ रही हो? गांव की औरतें तुम्हें देखेंगी ना तो क्या सोचेंगी? तभी चमेली गुस्से में मोहन प्रसाद की ओर देखते हुए कहती है, हद हो गई जीजा जी, आप मेरी दीदी को ऐसे कैसे कह सकते हो? इंसान को फैशन के हिसाब से ही चलना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तेरे चेहरे से और भाषा से ना सब दिख रहा है। दूध का डिब्बा मीना को देखकर गुस्से में मोहन प्रसाद वहाँ से चला जाता है और सीधा अपनी नौकरानी को आवाज लगाने लगता है। अरे नंदिनी, अरे ओ नंदिनी, अरे कहाँ मर गई? नंदिनी दौड़ते हुए अपने मालिक के पास आकर कहती है, सेठ जी मुझे तो ऐसा लगा जैसे आप मुझे आवाज लगा रहे हो। सेठ जी, क्या आपने सचमुच मुझे आवाज लगाई या आपकी ही आवाज में मुझे किसी और ने आवाज लगाई है? मोहन प्रसाद अपने माथे में जोर से हाथ मारते हुए कहता है, अरे मूर्ख, मैं तेरा क्या करूं? अरे मैं ही तुझे आवाज लगा रहा हूँ तब से, तू पता नहीं क्या सोचे जा रही है। अरे यहाँ पे कितने हमशक्ल आते हैं मेरे, जो तुझे दूसरे की आवाज लग रही है। नंदिनी जिसे भूलने की बीमारी थी वो मुस्कुराते हुए कहती है, माफ कीजिएगा सेठ जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। ये सुनकर मोहन प्रसाद का पूरी तरीके से दिमाग खराब हो जाता है। उससे में आंखें उसकी लाल हो जाती हैं और वह नंदिनी को क्या ही कहता, वो अपने सर में जोर जोर से हाथ मारने लगता है। अरे अरे मैं क्या करूं तेरा, रुक तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। मोहन प्रसाद कितना कहते ही नंदिनी कहती है, अरे हाँ साहब, याद आया कि आप कौन हो। अच्छा, याद आ गया तुझे, वो भी एकदम से? चल कोई बात नहीं, अब याद आ गया ना तो जाकर एक कप चाय बना कर ला, और हाँ जल्दी लाइयो, सर में बहुत दर्द है। अरे लेकिन मालिक, दूध तो खत्म हो गया है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। मेरी एक साली जो आई है उसको गाय भैंस का दूध ही नहीं पसंद है, ना वो खुद पीती ना दूसरों को पीने देती है। अच्छा ठीक है, काम कर, जाके वो डब्बे वाले दूध का इस्तेमाल कर और उससे एक कप चाय बना के लेकर आ जा, ताकि मैं पीऊँ और मुझे शांति मिले। ऐसे नंदिनी चुपचाप वहाँ से चाय बनाने के लिए चली जाती है। काफी देर हो जाती है लेकिन वो चाय बनाकर नहीं लाती। ए नंदिनी, अरे क्या हो गया? अरे चाय मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अरे इस घर में तो चाय मिलने पर भी आफत हो गई है। अब देखता हूँ अंदर जाकर ये चाय दे क्यों नहीं रही। ये चाय बना रही है या बीरबल की खिचड़ी? इतना कहकर मोहन प्रसाद घर के अंदर चले जाते हैं और नंदिनी को घर में बैठा देखकर गुस्से में कहते हैं, ए नंदिनी, अरे कब से आवाज लगा रहा हूँ और सुन क्यों नहीं रही थी तू? बहरी हो गई है क्या? अरे मालिक, आपने ही तो कहा था कि एक कप चाय बना लाओ। अरे हाँ मैंने कहा था, लेकिन 1 घंटे पहले कहा था, 1 घंटे पहले। अभी तक चाय नहीं दी तूने। अरे मालिक, मैं तो चाय 1 घंटे से बना रही हूँ, लेकिन चाय है कि चाय में तो खौलाने का नाम ही नहीं ले रहा। तभी मोहन प्रसाद ने देखा कि चाय का चूल्हा तो बंद पड़ा है। मोहन प्रसाद अपना सर पीटते हुए नंदिनी से कहते हैं, अरे भुलक्कर की औलाद, मैं क्या करूँ तेरा? जब तक तू गैस ऑन नहीं करेगी तो चाय कैसे बनेगी? जादू से बनाएगी क्या? माफ कीजिएगा मालिक, मैं गैस तो खोलना ही भूल गई। तभी तो मैं कहूँ कि दूध में सब डाल तो दिया है, लेकिन चाय क्यों नहीं बन रही है। मोहन प्रसाद वहाँ से गुस्से में चला जाता है और घर से बाहर निकलकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर उसकी साली आकर कहती है, जीजा जी, आपको सुबह सुबह चाय नहीं पीनी चाहिए। अरे क्यों? अगर सुबह की चाय नहीं पीऊंगा तो क्या पीऊंगा? मैं 15 दिन विदेश रहकर आई हूँ। मैंने देखा है वहाँ के लोग चाय से ज्यादा जूस पीते हैं। आपको भी कॉफी या जूस ही पीना चाहिए। और हाँ जीजा जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं मार्केट में शॉपिंग करने जा रही हूँ। अरे चमेली, ये शहर नहीं है, गाँव है गाँव। और गाँव में ना ये सब नहीं पिया जाता, चाय पी जाती है। चाय पीऊंगा मैं। और तेरा पति तुझे कैसे झेलता है, ये बात तो मुझे समझ ही नहीं आती। अरे जीजा जी, पति को तो अब तक मैं ही झेलती आई हूँ, लेकिन विदेश जाकर पता चला है रोज रोज पैसे खर्च करके शॉपिंग करने में बहुत मजा आता है। सीधी तरह से अपनी जेब ढीली करिए, नहीं तो दीदी से आपकी शिकायत कर दूंगी। मोहन ना चाहते हुए मुंह बनाते हुए चमेली के हाथ में 2000 रुपए थमा देता है। चमेली पैसे लेकर छाता लिए इतराते हुए वहाँ से चली जाती है। अरे बस बहुत हो गया, हे भगवान,
भगवान तूने मुझे क्यों बनाया? अब मुझे बनाया तो मेरी शादी क्यों करवाई, और शादी करवाई तो ऐसी साली क्यों दी? अरे इसने मेरा जीना आराम करके रखा है। भगवान उठा ले भगवान। अरे मुझे मत उठा, अब मेरी साली को उठा ले और ले जाके किसी ऐसे रेगिस्तान में फेंक दे कि जहाँ से वो वापस ही ना पाए। इतनी देर में मोहन प्रसाद गुस्से में अपनी पत्नी के पास आकर कहता है, अरे पिछले 1 घंटे से ना मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, लेकिन मुझे चाय नहीं मिल रही है और तुम हाथ पे हाथ रखकर बैठी हो। अरे क्या कर रही हो तुम? अरे कैसी पत्नी हो, और तुम्हारा कोई सहारा भी नहीं है, मुझे एक कप चाय नहीं दे सकती तुम? सुनो जी, मेरे ऊपर नाराज होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ काम करने के लिए नहीं आई थी और ना ही तुम मुझे चाय बनाने के लिए ब्याह कर लाए थे। अरे पता नहीं, अरे नहीं पता मुझे वो कौन सी मनूस घड़ी थी जब मेरी शादी तुमसे हो गई। अरे पत्नी के नाम पर कोई काम नहीं करती तुम। अरे तुमने तो मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। एक तुम हो जो खाती रहती है और खाते खाते एक दिन फट जाओगी, और दूसरी तरफ तुम्हारी बहन है जो तुम्हारा नाम ले लेकर मुझे धमकाती रहती है। देखो जी, तुम मेरे से कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन खबरदार, अगर मेरी छोटी बहन के बारे में तुमने कोई भी बकवास करी तो अपनी भुलक्कड़ नौकरानी का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहे हो? अरे जब से मेरी शादी तुमसे हुई है ना, तुमसे ज्यादा तो मैं अपनी साली से परेशान रहता हूँ। अरे शादी के बाद भी उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। तुम्हारे माँ बाप से कहकर ना उसकी शादी करवा दी थी ताकि वो मेरा पीछा छोड़े, लेकिन शादी के बाद वो ससुराल में कम दिखती है और मेरे घर में ज्यादा दिखती है। अरे हर दूसरे दिन आ जाती है मुंह उठा के, और आने के बाद अब मुझ पे ऑर्डर झाड़ती रहती है। और एक बात बताओ, अरे कुछ दिनों का विदेश क्या चली गई, समझने क्या लगी है वो अपने आप को? अरे जीना हराम करके रख दिया मेरा है। विदेश में ये नहीं करते, विदेश में वो नहीं करते, विदेश में ये, विदेश में वो। अरे उस पागल की बच्ची को समझाओ जाकर। अरे पता नहीं क्या क्या करती रहती है। मैं अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और उसके खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुन सकती, इसलिए अब जब तक वो यहाँ है, जो कहेगी वही बनेगा और वही होगा। मोहन वहाँ से गुस्से में चला जाता है। ऐसे ही अगली सुबह दोपहर में सभी खाना खा रहे होते हैं, तो मोहन खाना देखते ही गुस्से में भर जाता है और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। अरे ये दाल है या पानी है? जीजा जी, ये खाना आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। देखो चमेली, अपनी विदेशी हरकतें छोड़ दो, और करना भी है ना तो विदेश में जाके करो ना, हमारे घर में क्यों कर रही हो? अरे घी का तड़का जब तक दाल में ना मारा जाए ना, दाल का स्वाद नहीं आता है। और मेरे खाने में आज अचार क्यों नहीं है? अचार नजर क्यों नहीं आ रहा मुझे? जीजा जी, अचार खाने से दिमाग कम होता है और घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो अच्छा यही होगा कि आप ये खाना ना खाने की आदत डालें। मोहन प्रसाद गुस्से में खाना छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है और नंदिनी को आवाज लगाते हुए कहता है, ओ नंदिनी जल्दी से यहाँ तू। नंदिनी फौरन से दौड़ते हुए मोहन प्रसाद के कमरे में जाती है। आपने मुझे बुलाया मालिक? अरे हाँ भाई हाँ, मैंने बुलाया तुझे। अरे इस घर का खाना खाऊंगा ना तो 50 साल की जगह 5 साल में निपट जाऊंगा। अच्छा एक काम कर, ये ले 500 का नोट और ये लेकर जा और अनार लेकर आजा अच्छे। मैं अनार खाऊंगा और बहुत कमजोरी आ रही है मुझे। नंदिनी पैसे लेकर बाजार चली जाती है। अरे मैं तो फिर भूल गई, आखिर मालिक ने मुझसे मंगाया क्या था? तभी सोचते हुए नंदिनी को एकदम से कुछ याद आता है। अरे मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ, जब से मालकिन की साली घर आई है तब से मालिक अचार खाने को तरस गए हैं। जरूर मालिक ने अचार मंगवाया है। मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ, मालिक ने अचार मंगवाया था और मैं तो भूल गई। इतना कहकर नंदिनी हंसते हुए अचार की दुकान से 5 किलो अचार लेकर घर पहुंचती है। मालिक, पूरा 5 किलो अचार लाई हूँ। जब से मालकिन की बहन आई है ना, तब से आपका अचार खाने का तो बहुत मन कर रहा था ना। भगवान, अब मैं कहाँ फंस गया? अरे कौन से कर्म किए थे मैंने पूरे जो तूने मुझे यहाँ भेज दिया? अरे एक तरफ है ना और मेरी साली है जिसने मेरा भेजा पढ़ाई करके रखा है, और दूसरी तरफ ये नौकरानी है जो भूल जाती है, और एक तरफ मेरी बीवी। अरे वो क्या बीवी बनेगी? अरे वो बस खा खा के फूलती जा रही है, किसी दिन फट जाएगी। अरे इन सब ने मेरा जीना आराम कर दिया है। भगवान, ए भगवान, भूख लगी है, इसे खाने के लिए अनार मंगवाया था, देख क्या लेकर आई है अचार। अब अचार देखकर वो दूसरी डायन आएगी और वो सुनाएगी। देखो डायन का नाम लिया, ये डायन आ रही है, अब मतलब 100 साल तक मेरा खून पिएगी।
तभी वहाँ पर चमेली आती है और इतना सारा अचार देखकर बुरी तरीके से चीखने लगती है। ओ माय गॉड जीजा जी, आपको मैंने अचार खाने को मना किया था ना, और आप इतना सारा अचार मंगवा कर बैठे हैं। इतना कहकर चमेली वो अचार का मर्तबान उठाकर जमीन पर पटक देती है और कांच के कई टुकड़े हो जाते हैं। मोहन प्रसाद अपने माथे पर जोर से हाथ मारता है। अरे अरे ये क्या किया तुमने? अरे अचार क्यों फेंक दिया? अरे मैं वापस कर देता, फेंकने की क्या जरूरत थी? मेरे 500 रुपए का नुकसान हो गया। जीजा जी, सेहत के आगे पैसा कोई मायने नहीं रखता। इतना कहकर चमेली वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर मोहन प्रसाद गहरी सोच में डूब जाते हैं और खुद से कहते हैं, अरे आखिर ऐसा क्या करूं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? अरे मेरी साली ना यहाँ से जा नहीं रही है। अरे ऐसा क्या करूं कि वो चली जाए, और वो जाए तो जाए, अब मेरी पत्नी मुझ पे शक ना करे कि मैंने उसे भगाया है। तभी मोहन प्रसाद की नजर उनकी नौकरानी पर पड़ती है। अरे वाह भाई वाह, क्या योजना आई है मेरे दिमाग में, अब आएगा मजा। मोहन सुबह से बाहर बैठकर तेज आवाज में अखबार पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। अरे वाह भाई वाह, क्या खबर छपी है? कोई भी औरत अगर केले खाएगी ना तो वो सुंदर और जवान हो जाएगी। अरे वाह भाई वाह, लेकिन मेरे किस काम का, मैं तो आदमी हूँ। और ये क्या लिखा है नीचे? कोई भी उसको देखेगा तो पागल हो जाएगा। अरे वाह वाह, क्या न्यूज है, लेकिन मेरे किस काम की। और ये नीचे लाइन क्या लिखी है? अगर आपने केले की जगह कुछ और मंगवा लिया ना, या केले की जगह कुछ और आ गया, तो आपके साथ बहुत अनर्थ हो जाएगा। अरे बाप रे। मोहन प्रसाद की इस बात को गौर से चमेली पीछे खड़ी सुन रही थी। अरे वाह वाह, लेटेस्ट न्यूज। इसका मतलब आज मुझे केले ही खाने चाहिए। चमेली सीधा नंदिनी के पास जाती है। मेरा आज केले खाने का बहुत मन कर रहा है, जल्दी से मेरे लिए केले लेकर आ। लेकिन बाजार जाकर चमेली ने देखा कि मोहन प्रसाद एक चाय की दुकान पर बैठा चाय पी रहा था। नंदिनी उसके पास जाकर कहती है, अरे मालिक, आप तो घर पर अखबार पढ़ रहे थे और अब आप यहाँ? अरे वो क्या है ना, आज के घर पे तो चाय मिलती नहीं है, तो यहाँ चाय पीने आया था। और वैसे तू यहाँ क्या कर रही है? मालिक, वो मालकिन की बहन ने मुझसे कुछ मंगवाया था, लेकिन मालिक मैं तो फिर से भूल गई कि मुझसे उन्होंने क्या मंगवाया था। मोहन मुस्कुराकर कहता है, अरे याद कर, याद आ जाएगा, कोशिश तो कर। तभी नंदिनी की नजर एक ठेले पर पड़ती है। अरे अरे, याद आ गया मालिक, याद आ गया। चलो अच्छा हुआ कि आप मुझे मिल गए। मालकिन की छोटी बहन ने मुझसे ठेला मंगवाया था। लेकिन एक बात बता जरा, ठेले का करेगी क्या? मुझे क्या पता मालिक। तभी वो चाय वाला दोनों की बात सुनकर मोहन प्रसाद से कहता है, मालिक, ये ठेला मेरा है, अगर आप चाहे तो आप इसे ले जा सकते हैं, और जब आपका काम हो जाए तो आप इसे वापस कर दीजिएगा। अरे ये तो मेरा काम और आसान हो गया मालिक। इतना कहकर नंदिनी ठेला लेकर वहाँ से चली जाती है और बाहर से ही मालकिन को आवाज लगाने लगती है, छोटी मालकिन, अरे ओ छोटी मालकिन, देखिए आपने मुझसे ठेला लाने को कहा था और मैं ठेला लाई हूँ। अरे सत्यानाश हो जाए तेरा, ये तू क्या उठा लाई? क्या बात कर रही हो मालकिन, आपने ही तो कहा था कि मुझे ठेला खाने का मन कर रहा है तो मैं ले आई। अरे ओ बेवकूफ, मैं इसे कैसे खाऊंगी? अरे मुझे क्या पता मालकिन कि आप इसे कैसे खाओगी, आपने कहा तो मैं ले आई। मेरा काम तो सिर्फ लाने का था, खाने ना खाने का आपका काम है। कोशिश करके देख लो, क्या पता खा भी लो। तभी वहाँ पर मोहन प्रसाद आकर चमेली से बोलते हैं, अरे ये क्या होना है? अरे जो मैंने अखबार में पढ़ा वो सच होना है। अरे उसमें तो लिखा था केले की जगह अगर कोई दूसरी वस्तु दिख जाए ना तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे अरे अरे, इस पागल ने ना केले की जगह कुछ और ला दिया। अब तो मेरी साली की मौत निश्चित है। ये सुनकर चमेली को गुस्सा आ जाता है और चक्कर खाकर वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। मीना गुस्से से नंदिनी की ओर देखकर बोलती है, अगर तेरी वजह से मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मीना अंदर जाती है और एक ग्लास में थोड़ा पानी लाकर उसके मुंह पर छिड़काव करती है। कुछ ही देर में चमेली को होश आता है और मोहन प्रसाद चमेली को मुस्कुराते हुए देखता है। तभी चमेली अंदर जाती है और अपना सारा सामान ले आती है। अरे चमेली, ये तू सामान लिए कहाँ जा रही है? अरे दीदी,
अभी तो मैं सिर्फ बेहोश हुई हूँ। अगर मैं अब 1 मिनट भी रुकी तो शायद मैं सीधा स्वर्ग सिधार जाऊंगी। मीना अपने पति से कहती है, अरे आप रोकते क्यों नहीं है इसे? अरे जाने दो ना, अरे कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएगी। अब मैं यहाँ तभी आऊंगी जब आप इस भुलक्कड़ नौकरानी को धक्के देकर निकाल देंगे। मैं जा रही हूँ, मुझे अभी से इस भरी जवानी में मरने का कोई शौक नहीं है। इतना कहकर चमेली वहाँ से फुर हो जाती है और मीना गुस्से में देखते हुए पैर पटकते हुए अंदर चली जाती है और नंदिनी डरते हुए अपने मालिक से कहती है, मालिक, मैंने फिर से कोई गलती कर दी क्या? मोहन प्रसाद नंदिनी की बात का कोई जवाब नहीं देते और हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। सरिता जल्दबाजी में घर आती है और आते ही घर का दरवाजा बंद कर देती है। ये देखकर सरिता की बहू नीतू सरिता से कहती है, अरे अरे माँ जी, आप इतनी जल्दी में कहाँ से आ रही हो और आते ही दरवाजा क्यों बंद कर दिया? कोई बाहर है क्या जिससे आप डर रही हो? हटो तो जरा, मैं दिखती हूँ कौन है बाहर। अरे बहू, कोई नहीं है दरवाजे पर और मैं कहीं जल्दी में नहीं आई हूँ। वो तो मैं ऐसे ही आई हूँ जैसे हर बार आती हूँ। माँ जी, आपको क्या मैं पागल नजर आती हूँ या आपको ये लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता? अरे मैंने खुद देखा, आप कैसे जल्दी से घर में घुस गई और दरवाजा भी जल्दी से लगा दिया, जैसे कि कोई उधारी के पैसे मांगने आ रहा हो। क्या हुआ है माँ जी, मुझे बताओ, कोई परेशान कर रहा है क्या आपको? अच्छा, तू ये बात कर रही है? अरे बहू, मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा और मैं घर में इसलिए ही जल्दी आई हूँ क्योंकि मुझे बाथरूम जाना था और दरवाजा इसीलिए बंद किया कि विमला ना आ जाए। अच्छा, तो ये बात है। मैं तो डर ही गई थी कि ऐसा भी क्या हो गया जो आप इतनी डर गई हो। सरिता अपनी बहू को बताकर वहाँ से तुरंत अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सरिता और नीतू दोनों एक साथ मार्केट की तरफ जा रहे होते हैं। तभी सरिता नीतू को रोकते हुए बोलती है, अरे बहू, इस रास्ते से मत जा, चल हम दूसरे रास्ते से चलते हैं, ये रास्ता बहुत लंबा है। अरे माँ जी, दूसरा वाला रास्ता ना बहुत खराब है, वहाँ सड़क का काम चल रहा है तो जाने का रास्ता कहीं से नहीं है। ऊपर से नालियों का पानी भी बाहर सड़क पर ही आ रहा है। नहीं बहू, मैं अभी कुछ दिन पहले इस रास्ते से आई थी, मुझे तो कहीं भी ये रास्ता खराब नहीं दिखा। पहले ये सब काम चल रहा था इस रास्ते पर, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब तो बढ़िया रास्ता है। अरे माँ जी, कल ही पुलकित मुझे बता रहे थे कि ये रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तभी तो मैं मना कर रही हूँ ना इस रास्ते से जाने के लिए। चलिए, अब यही वाला रास्ता बिल्कुल ठीक है। बहू, तुम मुझसे बहस मत कर, मैं तेरी सास हूँ, तेरे पति की माँ हूँ, तुम दोनों से ज्यादा दुनिया देखी है मैंने, कहीं ना रास्ता खराब है। चल मेरे साथ, तू बढ़िया ही ड्रामे करने वाली। सरिता नीतू की एक बात नहीं सुनती और जबरदस्ती उसे भी टूटे हुए रास्ते से लेकर जाती है, जहाँ पूरी तरफ कीचड़ ही कीचड़ था, पानी भरा हुआ था। ये देखकर नीतू कहती है, देखा ना माँ जी आपने, मैं आपको पहले से ही बोल रही थी कि ये रास्ता ठीक नहीं है, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब खुद देख रही हो ना हम दोनों का क्या हाल हुआ है। कहाँ क्या हुआ बहू, बिल्कुल तो ठीक है, और वैसे भी थोड़ी दूर की बात है, फिर देख बिल्कुल बढ़िया सड़क है। तू भी ना, तेरे ऊपर जरा सी मिट्टी लग जाए तो दिक्कत हो जाती है। अभी सरिता अपनी गलती नहीं मान रही थी और अपनी बहू को चुप होने के लिए कहती है। जैसे तैसे वो दोनों टूटा हुआ रास्ता पार करके मार्केट में आते हैं, लेकिन मार्केट में शुरू में ही रामू गोलगप्पे वाला था, जो सरिता को देखकर उसे वहीं पर रोक लेता है और उससे बोलता है, आज मिल ही गई माँ जी आप, आज मेरे पूरे पैसों का हिसाब कर दो, बहुत परेशान कर दिया है आपने। अरे उस दिन तो पहचानने से भी मना कर दिया था और अपने घर तक भगवाया था मुझे अपने पीछे पीछे। तुम तो दूसरे वाले रास्ते पे अपनी रेडी लगाते थे ना, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, इसका मतलब है आप इस टूटे रास्ते से इसलिए ही आई हो ताकि मेरे पैसे ना देने पड़े। फिर तो अच्छा हुआ उन पुलिस वालों का, उन लोगों ने हमें वहाँ अपना ठेला नहीं लगाने दिया, इसलिए यहाँ लगा पाए और आज आप हाथ में लगी गईं। बहुत हो गया माँ जी, आज आप मेरे पैसे दे ही दो। माँ जी, ये क्या हो रहा है? आप इसलिए मुझे इस रास्ते से लाई ताकि आपको इनको पैसे न देने पड़े। किस बात के पैसे? अरे बहू, तू ही बता, गोलगप्पे तो वो होते हैं ना जो तीखे चटपटे हो, मैंने तो बस गोलगप्पे ही लिए इनके, गोलगप्पे वाला पानी थोड़ी ना लिया जो इनके पैसे बनेंगे। देख रही हो ना आप मैडम जी माँ जी को, अरे फीके गोलगप्पे में भी तो हमारी मेहनत है, पैसे लगते ही है ना। पूरे 700 रुपए हो चुके हैं अब तक माँ जी के और इन्होंने एक ढेला तक नहीं दिया है। भैया, माँ जी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अपनी सास के मना करने के बाद भी नीतू गोलगप्पे वाले को उसके पैसे दे देती है। सरिता ऐसी अक्सर करती, गोलगप्पे वाले से फीके गोलगप्पे खाती और बिना पैसे दिए वहाँ से चली जाती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते। कुछ दिनों बाद सरिता विमला के घर पर जाती है और उससे बोलती है, अरे विमला, बहुत दिन हो गए हैं,
हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए हैं ना? माफ कर दे सरिता मुझे। अरे तेरे साथ कहीं बाहर जाने में तो मुझे शर्म आती है। पता नहीं कितने लोग के पैसे लेकर बैठी है। तेरे साथ देखकर तो लोग मुझे भी तेरे जैसा ही समझते हैं। तू भी कैसी बातें कर रही है? अरे मेरे साथ होती तभी तो तुझे भी गोलगप्पे खाने को मिलते हैं, और मुझे तो फीके गोलगप्पे ही पसंद है। और फीके गोलगप्पे के पैसे कौन देता है? बहन तुझे कैसे भी गोलगप्पे पसंद हो, लेकिन किसी की तो कमाई होनी चाहिए ना। तू किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकती है, वो बेचारा इतनी मेहनत से कमाता है। अब तू भी मुझे ज्ञान मत दे और चल मेरे साथ। सरिता विमला को अपने साथ जबरदस्ती घर पर लेकर जाती है और गोलगप्पे की रेडी के पास जाकर बोलती है, भैया मेरे लिए एक प्लेट फीके गोलगप्पे लगा दो। अगर थोड़े से भी चटपटे हुए तो मैं पैसे नहीं दूंगी, पहले ही बता रही हूँ। फिर मत बोलना कि मैं पैसे खा गई आपके। अरे बिल्कुल लगा देंगे जी, अभी लगाते हैं। अब तो पता नहीं कौन कौन से गोलगप्पे आ गए। आप फीके की बात कर रही हो? ये लीजिए प्लेट। गोलगप्पे वाला सरिता को फीके गोलगप्पे खिलाने शुरू करता है, जो सरिता को बहुत अच्छे लगते हैं। सरिता उन्हें खाकर बहुत खुश हो जाती है। भैया बहुत बढ़िया ये फीके गोलगप्पे, एक प्लेट पैक कर देना। विमला ये ले तू भी खा, बहुत अच्छे हैं। नहीं तू ही खा, मुझे नहीं खाना है। पता नहीं कैसे तू ये फीके गोलगप्पे खा लेती है। अरे यही खाने होते तो घर पर खुद बनाकर और खुद खा लेती मैं। यहाँ क्यों आती तेरे साथ? ए जी, आप हमारा काम काहे खराब कर रही हो? अगर इन्हें फीका गोलगप्पा अच्छा लग रहा है तो खाने दीजिए ना। और बात रही घर पे बनाने की, अगर ये लोग घर पे बना के खा लेंगी तो हम क्या करेंगे? ढोल बजाएंगे। इस बार गोलगप्पे वाले भैया को वो पैसे देकर खुशी खुशी घर पर आती है और अपनी बहू को बुलाकर उससे फीके गोलगप्पे थमाती है। बहू ये ले, मैं तेरे लिए अपनी पसंद के फीके गोलगप्पे लाई हूँ, बहुत स्वाद है ये। माँ जी, आपने गोलगप्पे वाले भैया को पैसे तो दिए हैं ना? कहीं फिर तो कोई हमारे घर में पैसे मांगने तो नहीं आएगा ना? अगर ऐसा वापस से हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा माँ जी। बहू तू भी क्या हर वक्त उल्टा बोलती रहती है? अरे मैंने गोलगप्पे वाले को उसके पूरे पैसे दिए हैं, और ये जो पैक करवा कर लाई हूँ ना उसके भी पैसे दिए हैं मैंने। चाहे तो विमला से पूछ ले। ठीक है माँ जी, लेकिन ये आप ही खाओ, क्योंकि मैं आपकी तरह फीके गोलगप्पे नहीं खाती हूँ। ये मेरे लिए गोलगप्पे नहीं बल्कि सूखी पापड़ी है, इसे खाना ही बेकार है। नीतू वो गोलगप्पे खाने से मना कर देती है। अब किसी को भी नहीं पता था कि सरिता आखिर फीके गोलगप्पे क्यों खाती है। ऐसे ही कई महीने निकल गए। कुछ दिनों बाद नीतू बहुत तीखे चटपटे गोलगप्पे लेकर घर पर आती है और सीधा अपनी सास के पास उसके कमरे में चली जाती है। माँ जी ये देखिए, मैं आपके लिए जन्नत लाई हूँ, मस्त चटपटे गोलगप्पे। अब आपको पता चलेगा कि गोलगप्पे क्या होते हैं। फीके गोलगप्पे ने तो आपका दिमाग ही खराब किया हुआ है। बहू मैं नहीं ये खा सकती, मुझे अच्छे नहीं लगते। ये वाले तू ही खा ले बहू। नहीं माँ जी, आज मुझे कुछ नहीं सुनना। आप बस ये खाओगी, मतलब कि खाओगी। नीतू अब अपनी सास की बात बिल्कुल भी नहीं सुनती और सास के साथ जबरदस्ती करने लगती। सरिता को भी मजबूरी में वो चटपटा गोलगप्पा खाना पड़ जाता है, जिसे खाने के बाद सरिता पूरे घर में बदबूदार पाद मारने लगती है। आए हाय माँ जी, आपने तो पूरे घर को ही सड़ा दिया। क्या खा लिया आपने ऐसा जो इतने बुरे विस्फोट कर रही हो? बहू मैंने तुझे पहले ही मना किया था कि मुझे चटपटे गोलगप्पे मत खिला। तूने मेरी बात ही नहीं सुनी, इसीलिए मैं फीके गोलगप्पे खाती हूँ। अपनी सास की बात सुनने के बाद नीतू अब कभी भी अपनी सास से जबरदस्ती नहीं करती।